हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मा एड। सो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज द क्लिनिकल ट्रायल्स। एंड क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे कई सारे सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक इंक्लूडेड है। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर की बात करें तो उसमें सेकेंड ईयर के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में ये टॉपिक इंक्लूड होता है। डी फार्म सेकेंड ईयर की फार्माकोलॉजी में ये टॉपिक इंक्लूड होता है। इसके अलावा बैचलर इन फार्मेसी के भी टॉपिक्स में हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो अब बात करते हैं इस टॉपिक की, क्या है ये टॉपिक। ओके, तो क्लिनिकल ट्रायल सिंपल से अगर हम बात करें एक लैंग्वेज में तो ये एक सेट है, एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, मतलब एक प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम कोई भी न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं, न्यू आप बोल सकते हैं ड्रग का डेवलपमेंट कर रहे हैं, या न्यू डिवाइस सर्च कर रहे हैं, कोई मेडिकल फील्ड में ही कोई नई चीज का इन्वेंशन कर रहे हैं या न्यू ड्रग का इन्वेंशन कर रहे हैं। राइट, किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम उस ड्रग से या उस डिवाइस से किसी भी पर्सन का ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, क्योर कर सके या उसकी डिजीज को डायग्नोस कर सके। सिंपल सी बात ये है कि ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पास जो न्यू मॉइटी आएगी, जो न्यू ड्रग आएगी, उससे हम किसी को ट्रीट कर सके। सिंपल बात है, किसी का डिजीज प्रिवेंट कर सके या ट्रीट कर सके या क्योर कर सके। भाई हम कोई भी न्यू ड्रग क्यों लेकर के आते हैं? ताकि हम कोशिश करते हैं कि उस ड्रग से हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर सके। सिंपल सी बात यह है। इन्वेंशन होने का मेन रीजन क्या है? ताकि जो आम जनता है या आम इंसान है उसकी मुश्किलों को हम इजी कर देते हैं, या उसको कोई प्रॉब्लम है या उससे कोई डिजीज हो रही है या उसको उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू मॉइटी लेकर के आते हैं, न्यू ड्रग लेकर के आते हैं। तो वो जो ड्रग लाने का प्रोसीजर है वो एक सेट ऑफ प्रोसीजर है, उसी को हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, अब क्लिनिकल ट्रायल्स हमारा ये जो फेज है, ये मैं बता रही हूँ ह्यूमन के पे होने वाला प्रोसीजर है। एक होता है प्री क्लिनिकल स्टडीज, जिसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज। प्री क्लिनिकल स्टडीज, ये प्री क्लिनिकल स्टडीज हमारा क्लिनिकल ट्रायल से पहले का प्रोसीजर है। ये प्री क्लिनिकल स्टडीज हमेशा इतना याद रखिए कि ये एनिमल्स पे होता है। क्या होता है कि प्री क्लिनिकल स्टडीज में सबसे पहले ड्रग एनिमल पे टेस्ट की जाती है कि एनिमल पे अगर वो ड्रग हमारी सेफ निकल रही है, एंड एनिमल को पहले डिजीज दिया जाता है, इंडक्शन, उनको डिजीज का इंडक्शन करवाया जाता है। अगर मान लो एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है तो पहले एनिमल को ट्यूबरक्लोसिस करवाया जाएगा, फिर उस पर ड्रग हम अप्लाई करेंगे। अगर वो ड्रग उसके ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट कर देगी तब वो ड्रग हमारी प्री क्लिनिकल स्टडीज में पास हो जाएगी, तब जाके वो ड्रग हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स में एंटर करती है। सो क्लिनिकल ट्रायल से पहले का प्रोसीजर है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि एनिमल्स पे परफॉर्म किया जाता है। कोई भी न्यू ड्रग को प्री क्लिनिकल स्टडीज के थ्रू एनिमल पे टेस्ट करने के बाद अगर वो ड्रग एनिमल की स्टडीज को पास कर जाती है तभी जाकर वो क्लिनिकल ट्रायल्स में एंटर करती है। राइट, अब क्लिनिकल ट्रायल्स हमेशा हमें ये याद रखना है, ये किस पे परफॉर्म किए जाते हैं? ह्यूमंस पे परफॉर्म किए जाते हैं। राइट, अब क्या बताया मैंने कि क्या है ये? इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स इन मेडिकल रिसर्च। ये एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, किस लिए किए जाते हैं? कैरिड आउट फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग न्यू, कोई भी न्यू ड्रग या एक इम्प्रूव्ड वे फॉर द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनी डिजीज। यानी कि या तो कोई नई डिजीज या तो कोई नई ड्रग या फिर उसी ड्रग में कुछ इम्प्रूवमेंट किए जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो प्रोपेनोलॉल है, प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर है, लेकिन ये बहुत पुरानी ड्रग है जो कि नॉन कार्डियो सेलेक्टिव है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि कार्डियो सेलेक्टिव नहीं है, इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। तो अगर हमें कोई ऐसी ड्रग चाहिए जो सेलेक्टिव हो या जिसके एडवर्स इफेक्ट कम है, तो हमें उस पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, न्यू ड्रग मॉलिक्यूल लेके आना पड़ेगा। तो एक इम्प्रूव्ड वे हो गया ट्रीटमेंट का कि हमने उस पुरानी ड्रग को इम्प्रूव करने के लिए कोई न्यू ड्रग लेकर के आए, दैट इज इम्प्रूव्ड वे ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, सो कोई एक न्यू या इम्प्रूव्ड वे लेकर के आने के लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं इसके फेजेस की। अब क्लिनिकल ट्रायल्स जो है हमारा, ऐसे ही नहीं कि हम जाके कोई भी ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू हम उसको टेस्ट करने लगेंगे, नहीं। सबसे पहले हमें अथॉरिटी चाहिए होती है, या आप बोल सकते हैं परमिशन चाहिए होती है, ग्रांट्स ऑफ परमिशन चाहिए होता है। किससे लेंगे ग्रांट ऑफ परमिशन? दैट इज IND। IND का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ये हमारा
आप बोल सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स का फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं IND। IND का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, यानी कि सबसे पहले हम परमिशन लेंगे, अथॉरिटी लेंगे कि भाई हम एक न्यू ड्रग का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हमें परमिशन चाहिए। तो ये जो परमिशन ली जाती है ये अथॉरिटी से, FDA से ये परमिशन ली जाती है कि भाई हम क्या न्यू ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। अगर ये परमिशन ग्रांट हो जाएगी, अप्रूवल हो जाएगा कि नहीं ठीक है आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं, तभी वो जो ड्रग है हमारी IND के बाद अब फेजेस में एंटर करेगी। बिना IND के कोई भी ड्रग फेजेस में, क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस में एंटर नहीं करती है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। ठीक है, बीच में ये मैंने NDA लगाया है, ये ND क्यों लगाया हम आगे समझेंगे। देखा जाए तो क्लिनिकल ट्रायल्स के 4 फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। ठीक है, एंड डिस्कस करते हैं हमारा फेज 1। फेज 1 में बेसिकली क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि जो न्यू ट्रीटमेंट है वो सेफ है या नहीं, या कितनी अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो पेशेंट के लिए सेफ रहेगी, राइट। इसके अलावा इस फेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी फेज में आइडेंटिफाई किया जाता है किस रूट से हम वो ड्रग को दे सकते हैं। दूसरी चीज, ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन किस तरीके से हो रहा है, ड्रग किस तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, ड्रग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एलिमिनेट किस रूट से हो रही है, एंड किस तरीके से किस रिसेप्टर पे वो बाइंड कर रही है, क्या वो एक्शन दे रही है, कौन से प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीजों का डाटा जो हमारे फेज 1 में ही आइडेंटिफाई हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर फेज 1 में आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा, किस रूट से ड्रग को दे सकते हैं, ये भी फेज 1 में आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। एंड साथ ही साथ फेज 1 में क्या कहते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारी सेफ है उस पेशेंट के लिए, कितने अमाउंट ऑफ ड्रग जो हम देंगे तो पेशेंट को कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो आइडेंटिफाई किया जाता है सिंपली। अब कैसे करेंगे, इसमें होता क्या है, इसमें आती है हमारी कोहॉर्ट स्टडी। क्या आती है? कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडीज। कोहॉर्ट स्टडीज में क्या किया होता है कि इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं, कितने? 15 to 50 की रेंज में 50 इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं, या कोई भी पर्सन आप बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो इंडिविजुअल्स लिए जाएंगे दैट आर डिजीज्ड पर्सन। क्या होंगे वो? डिजीज्ड पर्सन। ठीक है, अब भाई कोई भी ड्रग का अगर हम इफेक्ट देखना चाहते हैं तो कोई हेल्दी पेशेंट पे तो ड्रग अपना काम करेगी नहीं, जो डिजीज्ड पर्सन होगा उसी पे अपना इफेक्ट देगी, तो तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि वो जो ड्रग है वो ट्रीटमेंट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। फेज 1 में जो हमको पेशेंट चाहिए वो क्या चाहिए? डिजीज्ड वन चाहिए। ठीक है, डिजीज्ड पर्सन लेते हैं, 15 to 50 इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए 15 पेशेंट है या 50 हैं, तो उनका ग्रुप बनाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे किस तरीके से एक, जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो कोहॉर्ट है उनको 5 ग्रुप, या आप बोल सकते हैं जो पेशेंट्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं कोहॉर्ट ग्रुप्स। ठीक है, यहीं पे आती है हमारी कोहॉर्ट स्टडीज। 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कोहॉर्ट 1, कोहॉर्ट 2, कोहॉर्ट 3, कोहॉर्ट 4 एंड 5। कोहॉर्ट 1 ग्रुप, कोहॉर्ट 2 ग्रुप, कोहॉर्ट 3 ग्रुप, कोहॉर्ट 4 ग्रुप एंड कोहॉर्ट 5 ग्रुप। ठीक है, अब कैसे ड्रग को हमें कितनी डोज देनी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब क्या करते हैं कि वीक्स को डिवाइड कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए 5 ग्रुप है, 5 वीक डिवाइड कर दिए, यानी कि पहले वीक में इस वाले W1, पहले वीक में जो हमारा, पहले वीक में हम इस वाले ग्रुप को जो हमने डिवाइड किए हैं, जितने जो पेशेंट्स हैं कोहॉर्ट 1 में जितने आए हमारे, मान लीजिए 10 आए या 7 आए, जितने भी आए उनको हमने मिनिमम डोज दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रग दिया, मान लीजिए 0.5 mg। अब ये देखेंगे कि जो 0.5 mg ड्रग है इन ग्रुप के लोगों में कितना इफेक्ट दे रही है, अब ट्रीटमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या इफेक्ट दे रही है। यहाँ से मिनिमम डोज से शुरू करते जाएंगे। एंड साथ ही साथ इनका जो ब्लड का सैंपल एंड यूरिन का सैंपल, इसमें इसको मेजर करते जाएंगे टाइम टू टाइम, एक इंटरवल के बाद। मतलब कि हमने क्या किया, ग्रुप्स लिए, ग्रुप्स को हमने सबसे पहले स्टार्टिंग जो डोज थी काफी मिनिमम डोज से हमने ड्रग को देना शुरू किया। एंड एक वीक के अंदर उनके ब्लड के एंड उनके यूरिन के सैंपल्स को डिटेक्ट किया कि जो ड्रग है वो ब्लड में कितनी है एंड यूरिन
यूरिन में कितनी है, ब्लड में जितनी रहेगी उससे हमें उसका फार्माकोडायनेमिक पता चलेगा, एंड यूरिन में जितनी रहेगी उससे हमें ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक पता चलेगा। सो यूरिन के एंड ब्लड के सैंपल को टाइम टू टाइम या इंटरवल टू इंटरवल चेक कर दिया जाता है। एंड अगर देखा जाए कि ये 0.5 mg जो ड्रग है ये कोई अपना ट्रीटमेंट नहीं दे रही है, या आप बोल सकते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं दे रही है, देन हम आते हैं हमारे सेकेंड ग्रुप पे। अब सेम ग्रुप को दूसरी डोज की जो दूसरी डोज है वो नहीं दी जाएगी, अब दूसरे ग्रुप को लिया जाएगा। अब इस यहाँ पे क्या किया जाएगा कि दूसरे ग्रुप को हमने दिया, मान लीजिए कि 10 mg, ठीक है, दूसरे ग्रुप को हमने दिया 10 mg। अब फिर इसको भी मॉनिटर किया जाएगा कि भाई इसके ब्लड एंड यूरिन में कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग आ रही है, या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते तक इस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाएगा या मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। फिर देखा जाएगा कि 10 mg में भी वो जो ड्रग है अपना इफेक्ट नहीं दे रही है। फिर हमने देखा कि अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, इसको हमने दिया 100 mg ड्रग, 100 mg। अब यहाँ पे ये जो 100 mg ड्रग थी उसने इस ग्रुप को अपना ट्रीटमेंट या अपना इफेक्ट देना शुरू कर दिया, यानी कि अब जो ड्रग है वो ट्रीटमेंट इतने mg पे शो कर रही है। और यहाँ पे क्या करते हैं, साथ ही साथ हम रूट भी चेंज करते जाते हैं कि इस ग्रुप को अगर हमने ओरल रूट से दिया है तो इस ग्रुप को हम आईवी रूट से देंगे, तो ताकि हमें ये भी पता चले कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है उस ड्रग को अपना इफेक्ट देने के लिए, राइट। सो रूट चेंज करते जाएंगे एंड डोज को बढ़ाते जाएंगे। एक जब डोज हमें ये पता चल जाएगी कि भाई ये जो डोज है ये इस ग्रुप को अपना इफेक्ट या ट्रीटमेंट दे रही है, तो हमें ये पता चला कि भाई ये ड्रग जो हमारी ट्रीटमेंट वाली है। लेकिन ऐसे यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, फिर जो नेक्स्ट ग्रुप होगा उसको इससे थोड़ा सा डोज बढ़ा के देंगे। फॉर एग्जांपल ये 100 mg है तो हमने 150 mg दूसरे ग्रुप को दिया। अब 150 mg ड्रग देने के बाद हमें ये पता चल गया कि इतने अमाउंट ऑफ ड्रग जो है ये इसने ग्रुप के पेशेंट में एक एडवर्स इफेक्ट कर दे रही है, उनके लिए हार्मफुल हो गई। तो इट मीन्स कि 50 mg जो ड्रग है वो ज्यादा थी, हमें जो ड्रग है का ट्रीटमेंट है वो 100 mg पे ही आ रहा है। इस 100 mg से ज्यादा अगर जब ड्रग दे रहे हैं तो वो एडवर्स इफेक्ट कर रही है, या आप बोल सकते हैं कि रिस्क अराइज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई हो गया कि इतने अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो पेशेंट्स के लिए सेफ है, एंड इस रूट से एंड उसका कितना ब्लड में वो निकल रही है उसका फार्माकोडायनेमिक पता चल गया, एंड कितना वो यूरिन में निकल रही है उससे उसका फार्माकोकाइनेटिक पता चल जाएगा। ब्लड से कैसे पता चलेगा भाई, देखिए ब्लड में जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग रहेगी, जितनी फ्री रहेगी, ठीक है, एंड जितनी फ्री रहेगी उतनी और कुछ हमारी प्रोटीन से बाइंड रहेगी। तो जितना ज्यादा फ्री रहेगी इट मीन्स कि ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी काफी कम है, ठीक है। एंड जितनी कम रहेगी इट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा जो ड्रग है अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रही है और अपना एक्शन दे रही है। सिंपल सी बात इतनी है। सो ये हमारा ग्रुप फेज 1 था जिसमें हमने क्या आइडेंटिफाई किया, कितने अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है वो पेशेंट के लिए सेफ होती है, किस रूट से दिया जा सकता है उस ड्रग को, जो बेस्ट पॉसिबल वे है ड्रग को देने का वो रूट आइडेंटिफाई करते हैं, फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर आइडेंटिफाई करते हैं, एंड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हमारे फेज 1 में ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सो अब बात करते हैं हमारे फेज 2 की। फेज 2 में क्या होता है, इस फेज में हम बेसिकली एफिकेसी को मेजर करते हैं, राइट। एफिकेसी का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझ, इसको एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एक ड्रग है हमारे पास, सिंपल की अगर मैं बोलूं कि पैरासीटामोल की ड्रग है जिसका mg है 500 mg, एंड दूसरी ही कंपनी की पैरासीटामोल है उसकी mg 100 mg, ठीक है। अब अगर वो जो 100 mg की ड्रग उतना ही इफेक्ट देगी जितना हमारी 500 mg की ड्रग है, इट मीन्स कि वो 100 mg की ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है, उसकी एफिकेसी ज्यादा है। एफिकेसी को इस तरीके समझिए कि कम डोज में कोई ड्रग ज्यादा अच्छा इफेक्ट दे रही है, दैट इज एफिकेसी, राइट। तो ड्रग की एफिकेसी को मेजर करते हैं कि इतने अमाउंट में वो कितना अपना रिस्पॉन्स दे रही है, कितना इफेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड द एफिकेसी ऑफ द ड्रग। सो यहाँ पे ये मेजर किया जाता है कि जो डोज है उस डोज में वो जो ड्रग हमारी कितना इफेक्टिव है, उसकी एफिकेसी कितनी है, और इसके लिए जो हमारी पुरानी ड्रग्स होती हैं उनको लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो पुरानी ड्रग होगी उससे उसकी एफिकेसी को मेजर किया जाएगा, भाई इतने 100 mg में ये ड्रग इतना ट्रीटमेंट देती थी, तो ये जो ड्रग है इतने mg में इतना अपना ट्रीटमेंट दे रही है या नहीं दे रही है, अपना रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर हमारी न्यू ड्रग कम डोज में ही अच्छा रिस्पॉन्स देगी, इट मीन्स कि उसकी एफिकेसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू आवर ओल्डर वन। सिंपल बात इतनी है। सो फेज 1 फेज 2 में हम क्या करते हैं, ये जो फेज होता है हमारा लार्जर इंडिविजुअल से परफॉर्म किया जाता है, एंड दिस फेज इज डिजाइन टू डिटरमाइन द एफिकेसी ऑफ द ड्रग। सिंपल बात इतनी है। अब आ जाइए हमारे तीसरे फेज पे, राइट। तीसरा फेज भी हमारा समवट इसी से मिलता जुलता है। हाँ,
सो जो हमारा फेज 3 होता है ये हमारे होते हैं बेसिकली रैंडमाइज्ड, ये होता है हमारा रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हमारे फेज 3 होते हैं एंड प्रोवाइड एंड दिस फेज प्रोवाइड मोस्ट लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा, मोस्ट लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा। अब यहां पे क्या करते हैं, ये फेज दिस फेज इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई द efficacy and adverse effect of the drug, adverse effect of the drug। सो ये जो हमारा फेज 3 होता है ये हमारा क्या करता है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा कैलकुलेट करता है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा का मतलब क्या है कि वो जो ड्रग है हमारी लॉन्ग टर्म में कितनी सेफ है, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो ड्रग कितनी सेफ है लॉन्ग टर्म यूज करने में, ये डाटा हम फेज 3 में कैलकुलेट करते हैं। कैसे, लॉन्ग टर्म सेफ्टी का मतलब क्या है कि वो ड्रग को अगर कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग टर्म तक लिया जा रहा है तो वो बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने पैरासीटामोल का नाम लिया था, पैरासीटामोल को अगर कोई कॉन्टिन्यूसली 3 मंथ तक लेता है तो हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, लीवर डैमेज होता है। तो वो उसका एक लॉन्ग टर्म मेजर है कि लॉन्ग टर्म में वो ड्रग अपना कैसा इफेक्ट दे रही है। इट मीन्स कि हम ड्रग का एडवर्स इफेक्ट मेजर करते हैं, सिंपल बात इतनी है। सो यहाँ पे फेज 3 में हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा को कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स कि ड्रग का हम आइडेंटिफाई करते हैं एडवर्स इफेक्ट, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, एंड साथ ही साथ एफिकेसी भी मेजर करते हैं। मतलब कि उस डोज पे वो लॉन्ग टर्म अगर हम देते हैं तो वो कितना एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम 10 mg दे रहे हैं तो 10 mg कॉन्टिन्यूसली अगर हम उसको लॉन्ग टर्म दे रहे हैं तो वो ड्रग हमारी कितना एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वो हम मेजर करते हैं फेज 3 में। कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप बनाते हैं, हम बनाते हैं 2 ग्रुप। पहला होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप एंड दूसरा होता है हमारा स्टडी ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मतलब है कि उस ग्रुप को हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि जो हमारी पुरानी ड्रग है या जो चलती आ रही है, जो मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं, जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जा रही है, उस ड्रग को हम देते हैं एक ग्रुप को, यानी 2 ग्रुप बनाएंगे। कंट्रोल वाले को हम पुरानी ड्रग देंगे जो चलती आ रही है, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। एंड एक ग्रुप होगा जिसको हम स्टडी ग्रुप बोलेंगे, उसको हम न्यू ड्रग देंगे। भाई तभी तो हम मेजर करेंगे ना कि जो हमारी न्यू वाली है वो ओल्डर वन से बेटर है या खराब है या क्या उसका इफेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप होगा उसको हम न्यू ट्रीटमेंट देंगे। अब देन हम मेजर करेंगे कि लॉन्ग टर्म तक हम वो ड्रग देते जाएंगे, लेकिन हाँ हर एक फेज में जो होंगे इंडिविजुअल्स डिजीज वाले होंगे, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म तक वो ड्रग देते जाएंगे एंड देखेंगे कि इस ड्रग ने 3 महीने या 6 महीने या आप बोल सकते हैं कि इसमें 2 साल भी लग जाते हैं कि उस लॉन्ग टर्म में इस ड्रग ने क्या अपना एडवर्स इफेक्ट दिया एंड उसके कंपैरिजन में इस ड्रग ने क्या अपना एडवर्स इफेक्ट दिया। तो इस तरीके से हम ड्रग का एडवर्स इफेक्ट मेजर कर पाते हैं कि भाई ये ड्रग का एडवर्स इफेक्ट ये है, इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट ये है। सो ये चीजें हमें आइडेंटिफाई होती हैं फेज 3 में। अब आता है हमारा लास्ट, लेकिन फेज 4 से पहले मैंने लिखवाया है दैट इज NDA, स्टार्टिंग में IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, एंड फेज 3 के बाद आता है हमारा NDA में बेसिकली क्या होता है कि जो फेज 1, 2 एंड फेज 3 इन तीनों से जो डाटा आता है हमारा उन सबको कलेक्ट किया जाता है एंड उस ड्रग को फिर FDA रिव्यू के डाला जाता है कि भाई इन 3 ट्रायल से जो ड्रग आई हमारे पास एक कंप्लीट ड्रग होती है कि हमारे एडवर्स इफेक्ट मेजर कर लिया, एफिकेसी मेजर कर ली, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, काइनेटिक डैमेज, मतलब जो डाटा हमको चाहिए कंप्लीट ड्रग के लिए वो सारा डाटा हमको फेज 3 तक मिल जाता है। फिर हम NDA के लिए फाइल करते हैं, यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन में सारा डाटा जितना भी क्लिनिकल ट्रायल्स में परफॉर्म हुआ वो सारा FDA रिव्यू के लिए डाला जाता है। FDA क्या करता है, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या करता है उस क्लिनिकल ट्रायल्स के हर एक चीजों को मेजर करता है, यानी कि ये जो ड्रग दी जा रही है या जो ड्रग बनाई गई है, जो टेस्ट की गई है वो सेफ है कि नहीं है, ठीक है। वो ड्रग का यूज क्या है, यानी कि ऐसा तो बिना यूज के कोई ड्रग जो इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स में पैसा लगाया है और इतना बनाया है, ठीक है, उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या है, क्या वो एडवर्स इफेक्ट दे रही है उसका डाटा,
यानी एंड किस रूट से उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, एंड जो लेबलिंग बनाई जा रही है ड्रग की भाई, क्योंकि अब जो ड्रग है वो मार्केट में आने के लिए उसको पूरा प्रिपेयर कर दिया जाता है लेबल वगैरह सब लगा करके, राइट। सो जो लेबलिंग वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे अपने ड्रग के लिए वो सही है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि उसमें उन्होंने अल्कोहल मिलाया है या कोई भी चीजें मिलाई हैं लेकिन उन्होंने उस चीज को मेंशन नहीं किया है, या उन्होंने कोई नारकोटिक्स उसमें मिलाया है जिस चीज को उन्होंने मेंशन नहीं किया है, या फिर जो नारकोटिक्स की ड्रग है लेकिन उन्होंने लेबलिंग उस अकॉर्डिंग नहीं किया है। तो ये सारी चीजें FDA रिव्यू करेगा, एंड रिव्यू करने में एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि सारा डाटा शुरू से लेकर के अंत तक का रिव्यू किया जाता है। जब ड्रग हमारी NDA से एंड FDA से अप्रूव्ड हो जाएगी तब जाकर के आता है हमारा लास्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं फेज 4, राइट। ये हमारा लास्ट फेज होता है। फेज 4 को हम बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस स्टडी। ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो न्यू ड्रग आई फेज 3 को पास करके, FDA रिव्यू को पास करके, अब उसको मार्केट में डाल दिया जाता है ताकि अब वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोगों तक जा सके एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लोग हैं उसको यूज कर सके। तब हम वहां पे एक डाटा फिर से कलेक्ट करते हैं कि मार्केट में जो लोगों ने उस ड्रग को यूज किया उसका अब एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है कि एक लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस का एक्सपोजर होता है उस कंडीशन में। अब मान लीजिए न्यू ड्रग आई, अब डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया, तो अब वो जो ड्रग है ऑडियंस तक गई, आप बोल सकते हैं पेशेंट्स तक गई, उन्होंने उसको यूज किया। अब हमारे पास लार्जर ऑडियंस है तो हमारे पास एक डाटा भी ज्यादा आएगा कि भाई उस डिजीज के पेशेंट में वो ड्रग ने कैसा काम किया, या पीडियाट्रिक पेशेंट में कैसा इफेक्ट दिया, जीरियाट्रिक पेशेंट में कैसा इफेक्ट दिया, यानी बूढ़े में कैसा दे रही है, जो बच्चे हैं उनमें ये ड्रग कैसा इफेक्ट दिया। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑडियंस जो है इस ड्रग से एक्सपोज होती है तो डाटा भी ज्यादा कलेक्ट होता है। अब उससे फिर से मेजर करते हैं कि भाई जो डाटा आ रहा है ऐसा तो नहीं कि ये ड्रग जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज को इस तरीके का एडवर्स इफेक्ट दे रही है, या फिर ये जो ड्रग है बच्चों में ये अपना इफेक्ट दे रही है। सो अगर सारी चीजें सही होती हैं तो ही ड्रग हमारी फिर फेज 4 को पास कर लेती है। अगर मान लो किसी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा है, या जो ड्रग में मेंशन चीजें हैं सिर्फ वही चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, या किसी को ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो ड्रग हमारी फेज 4 को पास कर दी जाती है। एंड देन इसका फिर से कंपनीज को बोल देते कि भाई आप इसका प्रोडक्शन करो, अब ये ड्रग जो है हम इसको मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सारा होने के बाद भी फार्माकोविजिलेंस में वो जो ड्रग है हमारी रह जाती है या अप्रूव नहीं हो पाती है, उसकी एफिकेसी कम रहती है, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो ड्रग हमारी कैंसिल हो जाती है। तो इतने साल की मेहनत फिर से वापस से आकर के जीरो पे आ जाती है, ठीक है। सो मेकिंग ड्रग इज नॉट द सिंपल थिंग, इट इज अ लॉन्ग जर्नी। एक ड्रग मॉलिक्यूल को बनने के लिए इतना लंबा सफर तय करना पड़ता है। ओके, सो कैसा लगा आपको आज का ये टॉपिक, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।